दोस्तों आज से कुछ ही महीने पहले आपने एक न्यूज़ तो सुनी होगी जिसके अंदर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भारत के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने हरदीप सिंह निज्जर जो कि कैनेडियन है उसकी हत्या करी है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और इसके लिए इंडियन एम्बेसी जो कि कनाडा के अंदर है वहां पर एक ऑफिसर पवन कुमार राय को एक्सपेल कर देती है और ये एलिगेशन लगाती है कि पवन कुमार राय कनाडा में रह करके इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का पूरा नेटवर्क संभाल रहे थे, उसको हेड कर रहे थे, जिसके कारण हरदीप सिंह निज्जर को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसको इंडियन इंटेलिजेंस वालों ने मार दिया। अब यहाँ पर उसका कोई भी उन्होंने एविडेंस पेश अभी तक नहीं किया था कैनेडियन सरकार ने कि भारत ने उनको मारा है। और इसके बदले में भारत सरकार की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी कैनेडियन डिप्लोमेट को अपने ऑफिस में बुलाया और 5 दिन का समय दे दिया कि वापस आप कनाडा चले जाइए, आपकी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह निज्जर जैसे खालिस्तानी के लिए इतनी चिंता क्यों जता रहे हैं और कैसे सारे खालिस्तानियों ने कनाडा को अपने सेंट्रल बेस बना करके रखा हुआ है। और भारत जिन लोगों के खिलाफ कनाडा को बहुत बार बोल भी चुका है कि ये लोग जो हैं रेडिकल एलिमेंट्स हैं, इनको भारत को सौंपा जाए, जहां पर भारत के अंदर इनको कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। और उसके ऊपर भी कनाडा कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं होता, बल्कि उनको तो सपोर्ट करता है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे देता है कि यहाँ पर ये जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल जायज़ है। तो आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में कि कनाडा वाला खालिस्तानी लोगों से इतना प्यार क्यों करता है और भारत के लाख बोलने के बावजूद, जबकि भारत इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट तक निकाल चुका है और बहुत बार बोल भी चुका है कि इनको इंडिया को वापस दिया जाए, फिर भी कनाडा कोई ऐसी मूव क्यों नहीं करता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया में जितनी भी सिख कम्युनिटी है उसके अंदर कुछ 2-4 फ्रिंज एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ये डिमांड करते हैं कि सिख लोगों के लिए एक अलग से देश होना चाहिए। और ये देश होगा कहाँ पर? आज का जो नॉर्थ इंडिया है, जैसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, और पाकिस्तान के अंदर जितना भी पंजाब का एरिया है वो पूरा मिला करके बनना चाहिए खालिस्तान, जो कि सिख लोग वहां पर रहा करेंगे और उनका अलग से देश बनेगा। और पिछले साल इसी देश को, एक फिक्शनल देश जो है ये, इसको बनाने के लिए कनाडा के अंदर एक रेफरेंडम हुआ था। कनाडा के अंदर जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं सिख कम्युनिटी में, उन्होंने रेफरेंडम किया। अच्छा, अब यहाँ पर रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब एक वोटिंग होती है किसी भी चीज को लेकर के कि ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब जितना भी रेफरेंडम हुआ था वो किया था कनाडा के लोगों ने। जो ये हुआ था, जो जिन लोगों ने वोटिंग करी थी वो कनाडा के सिख कम्युनिटी लोगों ने करी। जब सब कुछ यहाँ पर कनाडा के अंदर हो रहा है तो फिर इंडिया की टेरिटरी को बांटने की भला पता नहीं है क्यों बात करते हैं। कनाडा के अंदर इनको खालिस्तान बनाना चाहिए फिर, अगर सब कुछ उन्होंने ही डिसाइड करना है इंडियन टेरिटरी का। और फिर उन्हीं खालिस्तानियों में से एक व्यक्ति था हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी कनाडा के अंदर। उसके असैसिनेशन के ऊपर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर के बोल रहे थे। अब भला उनको इतनी क्या परवाह है? अब बात यहाँ पर यह है कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उनकी जो सरकार है कनाडा के अंदर वो उनकी पूरी बहुमत में है नहीं। वो एनडीपी के अलायंस में आकर के चलते हैं और एनडीपी है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको हेड करता है जगमीत सिंह, जो कि एक पक्का खालिस्तानी है। और जो जस्टिन ट्रूडो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो सिर्फ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स वहाँ पर चलती है, क्योंकि वो एनडीपी के अलायंस में है जो जगमीत सिंह की पार्टी है वहाँ पर। और फिर ये सब होने के बाद अभी जो G20 समिट हुआ था इंडिया के अंदर, उसके अंदर जब जस्टिन ट्रूडो भारत के अंदर आते हैं वहाँ पर, अब क्योंकि मीटिंग तो हो रही है, उसके अलावा भी जितने भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हैं मोदी जी से मीटिंग करने के लिए आते हैं, बायलैटरल मीटिंग, अपने ट्रेड रिलेशंस को और दूसरे रिलेशंस को अच्छा करने के लिए। ऐसे में कैनेडियन सरकार ने भी थोड़ा सा समय मांगा कि हमें भी बायलैटरल मीटिंग करनी है मोदी जी से अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए। वहाँ पर भारत सरकार ने मना कर दिया कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, बहुत टाइट शेड्यूल है, आपके लिए यहाँ पास टाइम नहीं है। आप देखिए, आप खुद ही देखिए, सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मीटिंग हो रही है लेकिन जस्टिन ट्रूडो को मना कर दिया। क्योंकि अगर आप अपने देश के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट को फैलाने में मदद करोगे, अगर आप खुद नहीं फैला रहे हो, कोई और फैला रहा है और आप उसको रोक भी नहीं रहे हो, तो मतलब आपका भी उसमें फायदा है
और आप भी ये चाहते हो कि वो ये सब चीज़ें फैलें, तो ऐसे में भारत आपके साथ बैठ करके बातचीत भला क्यों करेगा? सबको समय दिया लेकिन इनको नहीं दिया। और दोस्तों, इतिहास यहाँ पर गवाह है कि जिस भी देश ने अपने देश के अंदर रेडिकल एलिमेंट्स को जगह दी है और उनको यूज किया है पॉलिटिकल मीन्स के लिए, उस देश का तो बेड़ा गर्क होना ही होना है। जैसे पाकिस्तान का भी हो ही चुका है। पाकिस्तान भी कितने टाइम से अपने देश के अंदर आतंकवादियों को जगह देता है, इंडिया के खिलाफ काम करता है, तो देख ही रहे हैं आप अभी क्या हो रहा है उनका। अब यहाँ पर कनाडा के अंदर जो ब्रिटिश कोलंबिया नाम की जगह है, वहां पर मेजॉरिटी सिख पॉपुलेशन कनाडा की रहती है। जितने भी सिख लोग या फिर इंडियन ओरिजिन के लोग इंडिया से कनाडा जाते हैं, उसमें से आधे से ज्यादा लोग यहीं रहते हैं। और आपके दिमाग में एक सवाल तो आ रहा होगा कि भला कनाडा के अंदर सिख कम्युनिटी इतना एक्टिव कैसे हो गई, पॉलिटिकल एक्टिव कैसे हो गई? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर हांगकांग रेजिमेंट में एक ऑफिसर थे कैसूर सिंह। अब हांगकांग जैसे जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अधीन हुआ करता था, वैसे भी हांगकांग भी ब्रिटिशर्स के अधीन ही हुआ करता था। और वहां पर की जो रेजिमेंट थी, हांगकांग रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी की, वहां पर एक ऑफिसर थे कैसूर सिंह, और उनको और उनकी रेजिमेंट को भेजा गया कनाडा में कुछ ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए। और जो कैसूर सिंह वहां पर गए थे और फिर जब वो वापस आए इंडिया के अंदर, उन्होंने अपने और अपने परिवार वालों को, अपने विलेजर्स को ये बताया कि कनाडा के अंदर कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेसेस की, जॉब्स की, और हम अगर वहाँ पर जाएंगे तो हमें बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। वहाँ पर जॉब्स बहुत हैं और बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो उनकी बात सुन करके, उनसे इन्फ्लुएंस होकर के जितने भी सिख कम्युनिटी के और विलेजर्स हैं और जो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते थे देश से बाहर जाना, वो सारे कनाडा में माइग्रेट करने लगे अपने परिवार को अच्छा चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। और जब ऐसे सिख कम्युनिटी के लोग शुरुआत में कनाडा में बसने लगे, तो वहाँ के मीडिया ने एक इस चीज़ को हिंदू इन्वेजन का नाम दे दिया। हिंदू इन्वेजन क्योंकि वो सिंध के पास वाले एरिया से आते थे। जितने भी ये पंजाब का एरिया है, हरियाणा का एरिया है, ये सिंधु नदी के पास का ये जो एरिया है, इसको इन लोगों ने हिंदू इन्वेजन का नाम दे दिया, HINDOO। और वहाँ पर उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा रेसिज्म चलने लगा और ये कहा जाने लगा कि ये जो लोग इंडिया से आ रहे हैं, ये इम्प्योरिटीज़ हैं, इनको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। कैनेडियन लोग ये कह रहे थे, क्योंकि इनकी वजह से वहाँ के, ऐसा वो लोग कह रहे थे कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, कि इनकी वजह से हमारे वर्कर्स को जॉब नहीं मिल पाएगी, सारी नौकरियां तो यही लोग खा जाएंगे, ऐसे वहाँ के लोग कह रहे थे। अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए वहाँ पर जितने भी सिख लोग थे, उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनानी स्टार्ट करी, अपने वहाँ पर गुरुद्वारा सेटअप किया पूरा, और जितने भी इंडियंस वहाँ पर जाया करते थे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, उनको पूरा एक्सटेंसिव एड दिया करते थे। अगर आपकी कम्युनिटी दोस्तों बटी हुई है, अलग अलग एरिया में अलग अलग सोच से अगर बटी हुई है, तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ होगा ही होगा। लेकिन अगर एक कम्युनिटी है, वो बिल्कुल साथ में आकर के खड़े हुए हैं, उनकी वैल्यूज़, उनका रिलीजन, अगर कोई भी अगर बाइंडिंग फोर्स है जो उनको जोड़ करके रखता है। कनाडा के अंदर सिख कम्युनिटी का जो बाइंडिंग फोर्स था, उनका रिलीजन था, और इंडिया भी था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी सिख लोग थे, उन्होंने भी इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। आपने गदर पार्टी का नाम सुना होगा, जिन्होंने US, कनाडा, जो वहाँ के नॉर्थ अमेरिका में जो देश हैं, उनके वहाँ से फंडिंग इकट्ठी करी थी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर यूरोपियन लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि आपका देश सक्सेसफुल हो सकता है अगर आप रिलीजन के बेस पर कोई देश बनाओ। अगर आपका देश का जो बाइंडिंग फोर्स है, जो आपके देश के लोगों को जोड़ के रखता है, वो रिलीजन है, तो आपका देश आगे सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा यूरोप का कॉन्सेप्ट एक है। और इस चीज़ से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होने लगी वहाँ की सिख कम्युनिटी, और वहाँ पर भी एक अलग देश बनाने की मांग उठने लगी। अब वहाँ पे सारे लोग इसका सपोर्ट नहीं करते थे, बहुत सारे लोग प्रो इंडिया थे, खालिस्तान के सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन कुछ कम्युनिटी के बीच में कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स थे जो कि इसको सपोर्ट करते थे। और वही लोग जब वापस इंडिया आते थे, तो अपने यहाँ पर इंडिया के अंदर भी कम्युनिटी के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स फैलाने की कोशिश करते थे। और यहाँ पर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए सबसे पहली चीज सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी है। और इसके खिलाफ अगर कोई जाएगा तो भारत सरकार उसके खिलाफ तो एक्शन लेगी ही लेगी। और यहाँ पर जितने भी कनाडा से वापस आ रहे थे लोग, इस आइडिया को लेकर के कि एक अलग देश बनना चाहिए खालिस्तान के नाम से, उसको फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उसके खिलाफ भारत सरकार ने एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए। सारे अरेस्ट वारंट निकाल दिए गए इनके खिलाफ, और ये सब लोग वापस से कनाडा भागने लगे। अब जो वहां से आए थे वो खुद तो वापस जा ही रहे थे, लेकिन अपने साथ जो लोगों को उन्होंने बरगलाया था, जो भड़काया था इंडिया के खिलाफ
एक अलग देश बनाने की मांग उठाने के लिए इन्फ्लुएंस किया था, उनको भी साथ में लेकर के जाने लगे और कनाडा के अंदर पॉलिटिकल असाइलम मांगने लगे। अब पॉलिटिकल असाइलम क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अभी यूक्रेन है, रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन के ऊपर, अब युद्ध की स्थिति है, सबकी जान को खतरा है। जितने भी यूक्रेन के आम नागरिक हैं वो अपने आसपास के देशों में जाकर के बोलते हैं कि देखो हमारी जान को खतरा है, युद्ध की स्थिति है, आप हमारे को अपने देश के अंदर आने दीजिए, पॉलिटिकल असाइलम दे दीजिए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम कहाँ जाएं, जान बचाने के लिए चाहिए, वहाँ पे हम मारे जाएंगे अगर हम ज़्यादा और रुकेंगे तो ऐसे ही जितने भी लोग यहाँ से जा रहे थे वो कनाडा के अंदर पॉलिटिकल असाइलम मांगने लगे कि देखो भारत सरकार हमारे को परसिक्यूट कर देगी, हमारे राइट्स को दबाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। ऐसे बेचारा बनने की कोशिश करी उन्होंने कनाडा की सरकार के सामने। और कनाडा की सरकार की बेवकूफ़ी देखिए कि उन्होंने उन लोगों का कोई बैकग्राउंड चेक भी नहीं किया। अगर इंडियन सरकार ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल रखे हैं तो किसी कारण से निकाल रखे हैं और ये रीज़न भी दे रखा है कि ये इंडिया की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इंटेग्रिटी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा की सरकार ने इसका कोई भी बैकग्राउंड चेक करा नहीं और अपने देश के अंदर इनको आने दिया। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर कनाडा ने उनको अंदर आने दिया लेकिन बाद में तो उनको पता चल ही गया होगा कि ये लोग कौन है, क्या चाहते हैं और इनका असली मोटिव क्या है, फिर कनाडा की सरकार ने उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी। तो यहाँ पर दोस्तों जो बात है वो आती है इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर। एक्चुअल में कहानी ये है कि जब वाजपेयी जी ने 3 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे पोखरण के, उसके पहले इंदिरा गांधी के टाइम पर भी न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था इंडिया के अंदर और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि अब इंडिया के पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और हम भी एक न्यूक्लियर पावर हैं, जो कि किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था और बाद में उसको वाजपेयी जी ने 3 न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसको पूरा किया। और जब यहाँ पर मैडम इंदिरा गांधी की सरकार ने ये न्यूक्लियर टेस्ट किया, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था लेकिन दुनिया को दिख तो ये गया था कि इंडिया कुछ ना कुछ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम तो कर रहा है। तो वहाँ पर जितना भी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ये सब पूरा वेस्टर्न ब्लॉक इंडिया के पास आता है और एनपीटी सामने रखता है, हमारे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसमें लिखा होता है। और ये पूरा वेस्टर्न ब्लॉक बेसिकली इंडिया को ये बोलता है कि देखो इंडिया, तुम आज से शपथ खाओ कि आज के बाद कभी भी कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे। अब भारत बोलता है भला क्यों नहीं करेंगे हम न्यूक्लियर टेस्ट, हमारी तो ज़रूरत है। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं सारे ये बोलते हैं कि देखो न्यूक्लियर टेस्ट करने से अशांति फैलती है, न्यूक्लियर वेपन्स तुम बनाओगे और हम नहीं चाहते कि आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाओ क्योंकि ये शांति के खिलाफ है। भारत बोलता है कि भाई तुमने भी तो बना के रखे हुए न्यूक्लियर वेपन्स, तुमने क्यों बनाए हैं और हमें क्यों रोक रहे हो। ये सारे कंट्रीज बोलते हैं कि यार हमने तो बना लिए ना, पहले के बना रखे हैं, अब हम और नहीं चाहते कि और दुनिया में ऐसे वेपन्स बने, ये गंदे वेपन्स होते हैं, इससे अशांति फैल। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा था कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये दुनिया को 2 भाग में बांटने का ट्राई कर रहे थे कि कुछ देश ऐसे हों जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और कुछ ऐसे हों जिनके पास नहीं हैं, ताकि जिनके पास नहीं हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए इन वेस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंड रहें। और ये दुनिया को बांटने का ट्राई कर रहे थे यहाँ पर, और इसीलिए इंडिया को भी ये बोल रहे थे कि आप न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाओ। अब इंडिया यहाँ पर मना कर देता है कि नहीं, हम इस ट्रीटी को साइन नहीं करने वाले, हमारे को पाकिस्तान का टेंशन है बॉर्डर पे, ऊपर से चाइना भी है, तो उन दिनों वैसे भी रिलेशंस उतने अच्छे थे नहीं इन दोनों से, तो इंडिया की इकॉनमी भी उतनी बड़ी नहीं थी, कुछ भी कभी भी हो जाता था, तो इसलिए हमने बोला कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे, कि पक्का नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन हम अशांति नहीं फैलाएंगे। अगर हमने बना भी लिए तो हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करने वाले, अपनी सिक्योरिटी के लिए तो हम करेंगे। और यहाँ पर अगर हम स्पेशली कनाडा की बात करें तो हमारे न्यूक्लियर टेस्ट करने से कनाडा को भी फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडिया यूज़ कर रहा था, जो रिएक्टर्स यूज़ कर रहा था वो कैंडू रिएक्टर्स थे, जो कि कैनेडियन कंपनी से ही इंडिया ने खरीदे थे। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा संभाल रहे थे भाभा, होमी जहांगीर भाभा जी, उन्होंने ये बात को समझ लिया था कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें बनानी है तो वो डुअल यूज़ की बनानी पड़ेगी। एक तो हम रिसर्च कर लें, जो हम रिएक्टर्स कनाडा से खरीद रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी हम खरीदें कनाडा से, उसको समझें और ढंग से उससे अपनी एक नई टेक्नोलॉजी बनाएं और उससे अपनी देश की सुरक्षा को भी इंश्योर करें। बिल्कुल। अब यहाँ पर कनाडा अपनी आपत्ति जताता है कि आपने तो हमारे रिएक्टर्स लेकर के ऐसे वेपन्स क्यों बना रहे हो आप। इंडिया यहाँ पर बोलते हैं कि आपसे खरीदे, हमने फ्री में नहीं लिए हैं, पैसे दिए हैं आपको, अब वो हमारे हो गए, हम जो उसके साथ करें तो करें, आपसे रिएक्टर्स हमने खरीदे हैं, फ्री में थोड़े ही लिए हैं। वहाँ पर कनाडा के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, पेरी ट्रूडो, जो आज जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो कनाडा के, उनके पिताजी थे पेरी ट्रूडो, उनको ये बात पसंद नहीं आती। और जब इंडिया
एक्चुअल में न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है, उनकी रिएक्टर्स को टेक्नोलॉजी को समझ करके अपनी टेक्नोलॉजी बना करके, तब ये बहुत नाराज होते हैं और पूछते हैं कि आपने न्यूक्लियर टेस्ट कैसे कर लिए। तब इंडिया बोलता है कि आपको बताने थोड़ा ना बैठेंगे हम कैसे कर लिए, करने थे हमने कर लिए, आपने मना किया, जरूरी थोड़ी आपके कहने पे हम हर चीज़ करेंगे। और फिर तब भी वहाँ पर कनाडा की बहुत ईगो हर्ट हुई थी कि इन्होंने कैसे न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, और इंडिया को बोला कि अब जो यूएस आप पे सैंक्शन लगाएगा ना उसमें हम पूरा सपोर्ट करेंगे। इंडिया ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए, हमने बनाना था हमने बना लिया। और इस चीज़ से जो उनकी ईगो हर्ट हुई थी, वहाँ पर उन्होंने जो एंटी इंडिया लोग थे जो कि इस फिक्शनल स्टेट को बनाने की मांग करते थे, खालिस्तान को बनाने की मांग करते थे, उनको पॉलिटिकल असाइलम देना चालू रखा कि आने दो अपने देश के अंदर, आने दो, जितने भी एंटी इंडिया लोग हैं इन सबको इधर आने दो और यहाँ से प्रोपेगेंडा पूरा चलाएंगे। लेकिन उनके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं था कि रेडिकल एलिमेंट्स को अगर अपने देश में जगह दोगे तो तुम्हारे देश को नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और ये जो काम कनाडा के अंदर पेरी ट्रूडो ने किया था, उसी काम को कंटिन्यू करने का काम कर रहे हैं उनके बेटे साहब जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो की भी इतनी अच्छी कोई इमेज इस वक्त है नहीं कनाडा के अंदर। दिन ब दिन इनकी रेटिंग गिरती जा रही है क्योंकि जहाँ भी ये जाते हैं कनाडा की बेइज्जती करवा करके आते हैं। अभी पीछे G20 समिट में इंडिया में आए थे, वहाँ पर इनको टाइम नहीं दिया गया बातचीत करने के लिए, जो कि एक तरह की पॉलिटिकल इंसल्ट ही थी। सबको टाइम दिया जा रहा है लेकिन इनको नहीं दिया जा रहा। उसके पिछले टाइम पे जब इंडोनेशिया में G20 समिट हुआ था, वहाँ पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी इनको अच्छे खासे इनको सुनाया था। क्योंकि हुआ एक्चुअल में यह था कि शी जिनपिंग और जस्टिन ट्रूडो के बीच में कुछ बातचीत हुई थी किसी चीज़ को लेकर के, और वहाँ पर जस्टिन ट्रूडो भाई साहब ने पूरी बातचीत को पब्लिकली लीक कर दिया कि देखो ऐसे ऐसे बात हुई थी। और उस बातचीत से शी जिनपिंग की इमेज को फर्क पड़ा था और वहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर उन्होंने उनको पूरा सुना दिया अच्छे से। तो कनाडा की जो जनता है उनके अंदर जस्टिन ट्रूडो की इमेज कुछ खास अच्छी है नहीं, कि जहाँ भी आते हैं कनाडा की धुलाई करवा के आ जाते हैं ये। और यहाँ पर अपनी इमेज को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए इन्होंने कहा कि अब तो कुछ स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना पड़ेगा किसी के भी खिलाफ, चाहे उससे कोई लॉजिक बने चाहे ना बने। और इसीलिए इन्होंने हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन के लिए बिना किसी कंक्लूसिव एविडेंस के इंडिया के ऊपर आरोप लगा दिया। और इनकी जो कोalition सरकार है एनडीपी के साथ, जगमीत सिंह की जो सरकार है जो कि पक्का खालिस्तानी है, उनके साथ भी इनको बात मान के चलनी पड़ेगी। अगर नहीं बात मानेंगे तो फिर पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा आपको पता ही है, वहाँ पर इनकी सरकार गिर जाएगी और अगले इलेक्शन में इन्हें हारना पक्का ही है फिर इनका। और यहाँ पर अपने को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ये बोलते हैं कि अब इंडिया के साथ जितने भी ट्रेड रिलेशन हमारे अच्छे हो रहे थे उस पर बातचीत हम रोक देंगे। बोल तो ये ऐसे रहे हैं जैसे इससे इंडिया को नुकसान होगा, एक्चुअल में नुकसान इससे कनाडा को ही होने वाला है। ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि अगर इंडिया के साथ कनाडा अपने रिलेशंस अच्छे करेगा तो 2035 तक कनाडा की इकोनॉमी के अंदर बूम देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया जो है कंज्यूमर मार्केट है। कनाडा अपने प्रोडक्ट्स यहाँ बेचेगा तो यहाँ पर कनाडा की इकोनॉमी को फायदा होगा बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और अगर ऐसा ट्रेड रिलेशंस रोकने की कोशिश करेगा कनाडा इंडिया के साथ, तब वहाँ की जो प्राइवेट कंपनीज है कनाडा की, वो जस्टिन ट्रूडो को सुनाएंगी कि अगर तुम्हारी वजह से हमारा बिलियंस का नुकसान अगर हुआ तो फिर अगले पॉलिटिकल इलेक्शंस में चंदा मांगने मत आ जाना हमारे पास, डोनेशंस मांगने के लिए, क्योंकि हमारा नुकसान करवा रहे हो आप। और दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूएस और कनाडा के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं फिलहाल के लिए, और यूएस को अगर अपनी हेजेमनी को बचाना है वर्ल्ड में, चाइना को काउंटर करना पड़ेगा और उसके लिए इंडिया को उनको रिलेशंस अच्छे करने पड़ेंगे इंडिया के साथ। और अगर कनाडा ढंग से इंडिया के साथ रिलेशंस नहीं रखेगा फिर यूएस भी हो सकता है कि इनको अच्छे से सुनाएगा कि असली मुद्दा तो चाइना है ना, अपने इंडिया के साथ फालतू के कलेश क्यों नहीं खत्म करते तुम लोग, रियल मुद्दा चाइना है, अगर वो उसको काउंटर कर सके तो हम सब सुखी रहेंगे। सो आज की वीडियो को दोस्तों इतना ही रखते हैं, आशा है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया, बाय बाय।